हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, दो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनको क्या किया गया, उनको एलिवेशन किया गया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए रिकमेंडेशन दी है। अच्छा, रिकमेंडेशन कौन देता है? अगर मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइए उसका प्रोसीजर क्या होता है। जस्टिस हूँ मैं पटना हाई कोर्ट का, तो मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आर्टिकल है इसी के ऊपर है। हमारा क्या आर्टिकल है? कॉलेंजम रिकमेंडेड द एलिवेशन ऑफ सीजीज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट टू एससी। तो क्या किया है दोस्तों, जो कॉलेंजम है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो उनको क्या किया, उनका एलिवेशन किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो आप मुझे बताइए कॉलेंजम को हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेंजम है, अगर आपको पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेंजम होता है उसको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस है दोस्तों वो कौन है? हमारे अभी जो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई। राइट नाउ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई हैं, उन्होंने क्या किया है, दो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं पटना के और बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो उनको क्या किया है, रिकमेंडेशन दी है एलिवेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से दो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी है कॉलेंजम में। तो सबसे पहले कौन है दोस्तों? जस्टिस आलोक अराधे। जस्टिस आलोक अराधे क्या है दोस्तों? चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। कहाँ के? जो जस्टिस अराधे हैं वो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट और बॉम्बे के। अगर हम दूसरी बात करें दोस्तों, जस्टिस विपुल मानूभाई पंचोली वो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, तो उन्हें रिकमेंडेशन दी है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बनने के लिए। अच्छा, फॉर एलिवेशन है जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आगे बढ़े तो दोस्तों ये कौन है दोस्तों? ये है अशोक अराधे। कौन? तो दोस्तों ये कौन है? ये है आलोक अराधे जो चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। ये आलोक अराधे हैं, चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। हम आगे देखेंगे दोस्तों जो दूसरे जो जज को रिकमेंडेशन दी है, जो दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को रिकमेंडेशन दी है वो कौन है? ये तो आलोक अराधे हैं। अगर हम देखें दोस्तों जस्टिस आलोक अराधे का प्रोफाइल क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, करियर कैसा रहा, पैदा कब हुए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस अराधे कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए 1964 को बॉर्न हुए थे। अभी जो इनकी जो एज है दोस्तों कितनी है? 61 ईयर। कितनी दोस्तों? 61 ईयर के हो गए। इनका जो करियर रहा है दोस्तों, ये जो 2009 में क्या थे, सबसे पहले क्या है 2009 में दोस्तों ये एडिशनल जज बने। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एडिशनल जज बने मध्य प्रदेश में। और 2011 में दोस्तों क्या किया गया? 2011 में ये परमानेंट हो गए। फिर इनका दोस्तों कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ? फिर इनका ट्रांसफ़र हुआ जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 2016 में। फिर 2018 में क्या हुआ? ये चीफ जस्टिस बने जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने 2018 के अंदर दोस्तों। फिर 2022 में क्या हुआ? ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बने कर्नाटका हाई कोर्ट के। कब? 2022 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस बने कर्नाटका हाई कोर्ट के। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इनको तेलंगाना का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया गया। जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसका 2023 में चीफ जस्टिस बनाएगा। 2025 की बात करें तो 2025 में ये चीफ जस्टिस ऑफ कहाँ के? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। तो ये थे आलोक अराधे। हमने इनका प्रोफाइल देखने की कोशिश की है। तो इनका कैरियर बहुत ही
अच्छा रहा है। क्या नाम है इनका दोस्तों? आलोक अराधे हैं और उनकी रैंक है थर्ड अमंग द हाई कोर्ट सीजीआई। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जस्टिस विपुल मानूभाई पंचोली, जस्टिस विपुल मानूभाई पंचोली का प्रोफाइल देखने की कोशिश करते हैं। उनका क्या प्रोफाइल रहा है दोस्तों? मई 1968, मई 1968 को क्या है, 1968 को ये बॉर्न हुए और इनकी अभी जो एज है दोस्तों 57 ईयर्स है। क्या आलोक अराधे से ये छोटे हैं। तो ये 2016 में क्या हुए, परमानेंट जज बने। जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके क्या बने, परमानेंट जज बने। फिर इनका जो ट्रांसफ़र हुआ पटना हाई कोर्ट में हुआ, पटना हाई कोर्ट में जुलाई 2023 में हुआ। फिर ये 2025 में क्या है, चीफ जस्टिस बने पटना हाई कोर्ट के। इनकी जो रैंक है दोस्तों 19 है अमंग द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जो ऊपर जो आलोक अराधे हैं उनकी जो है थर्ड रैंक है, जो क्या है, थर्ड रैंक है इनकी, क्या है, थर्ड रैंक है अमंग द हाई कोर्ट। जितने भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की उनमें जो है आलोक अराधे की थर्ड रैंक है। और जो जस्टिस क्या है, जस्टिस विपुल मानूभाई पंचोली हैं उनकी जो रैंक है 19 है। तो ये आगे बढ़े और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम कैसे होता है। जो जैसा आपको पता होगा दोस्तों, जो रिकमेंडेशन देते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है किसी को तो रिकमेंडेशन दी जाती है। तो कॉलेजियम को जो है, कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। तो कॉलेजियम को जो हेड करता है वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कितने सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो कॉलेजियम को रिकमेंडेशन देते हैं दोस्तों? कॉलेजियम में सीजीआई होते हैं और 4 मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट। एक तो सीजीआई होंगे और दूसरे होंगे 4 सुप्रीम कोर्ट, एक सीजीआई होंगे तो 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो होते हैं। वो रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेज। गवर्नमेंट कैन सीक रिकंसिडरेशन। अगर मान लीजिए कॉलेजियम ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी कि ये जो जजेज हैं इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन गवर्नमेंट कॉलेजियम को कहती है कि वो जो नाम दिए हैं वो उसको रिकंसिडर करें, बट बाइंडिंग इफ रिट्रेटेड। लेकिन बाइंडिंग कब हो जाता है, मान लीजिए मैं कॉलेजियम ने यूनियन गवर्नमेंट को भेजा कि आलोक अराधे और जो जस्टिस विपुल हैं उनको क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको रिकंसीडर किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सेम नाम भेज दिए। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, बट बाइंडिंग इफ रिटरेटेड, अगर बार बार सेम नाम भेजे जाएं। क्रिटिसिज्म क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जजिंग अपॉइंटमेंट जजेज। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या है, जजेज को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो जजेज ही कर रहे हैं, जजेज को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो जजेज ही कर रहे हैं। आगे बढ़ें। ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कॉलेजियम का आपको जो कंपोजिशन है वो पता होना चाहिए, आर्टिकल 124 के बारे में पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, और दोस्तों आपको एनजेएसी को क्यों स्ट्राइक डाउन किया गया आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल अलाउज वन टाइम स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या अलाउ कर दिया, उन्होंने अलाउ कर दिया है जो एनपीएस जो यूपीएस में है वो एनपीएस में स्विच कर सकते हैं ओनली वन टाइम। तो सुप्रीम जो सेंटर क्या कहती है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, फिनांस मिनिस्टर ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, फिनांस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है कि एनपीएस को
फिनांस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो यूपीएस को एनपीएस में स्विच कर सकते हैं ओनली वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी। एम्प्लॉय हु ऑप्टेड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिन्होंने यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो ऑप्टेड किया है, वो क्या कर सकते हैं, वो उसमें वन टाइम स्विच कर सकते हैं। किसमें? नेशनल पेंशन स्कीम। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें क्या कर सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एप्लीकेबल किसके लिए? ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के वन टाइम स्विच कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू नेशनल पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू नेशनल पेंशन सिस्टम, वन टाइम स्विच है। आगे बढ़े आप दोस्तों, अब हम इसके फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, व्हाट इज नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम पेंशन गारंटी की बात करते हैं दोस्तों, पेंशन गारंटी की बात करते हैं तो दोनों में दोस्तों पेंशन गारंटी वो क्या कहते हैं, अगर हम पेंशन गारंटी की बात करते हैं, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम नेशनल पेंशन सिस्टम देखें तो दोस्तों बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके लिए जो एलिजिबल होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं और प्राइवेट एम्प्लॉय भी होते हैं। लेकिन ऐसा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओनली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो ही इसमें क्या है, एलिजिबल हैं। अगर हम पेंशन गारंटी की बात करते हैं तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम है दोस्तों उसके अंदर कोई भी जो पेंशन गारंटी है वो नहीं है। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करेंगे उसके अंदर जो है दोस्तों पेंशन की गारंटी होती है। पेंशन इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, तो दोस्तों पेंशन इंडेक्स टू इन्फ्लेशन नेशनल पेंशन सिस्टम में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर है। अगर हम पेंशन पेबल की बात करें, अगर हम पेंशन पेबल की बात करते हैं तो एज पर द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रेवलिंग द एनुअलिटी रेट, एज पर द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रेवलिंग द एनुअली रेट। और अगर हम यूपीएस की बात करते हैं तो यूपीएस के अंदर क्या होता है, यूपीएस के अंदर क्या होता है, 50% जो एवरेज पे है फॉर द लास्ट 12 मंथ ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ द सर्विस, प्रोपोर्शनेट पेंशन ऑफ द लेसर पीरियड। अगर हम मिनिमम सर्विस ऑफ पेंशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, नो मिनिमम सर्विस है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस होती है। 10 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, मिनिमम पेंशन नो डिफाइंड, 10,000 आफ्टर द 10 ईयर। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसको क्या मिलेगी, जो 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आफ्टर द 10 ईयर्स। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, 10% ऑफ बेसिक ऑफ द डीए, 10% ऑफ बेसिक ऑफ द डीए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए, 80.5% बेसिक प्लस डीए। और फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एज पर द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रेवलिंग एनुअलिटी रेट एंड 6% ऑफ एलिजिबल पेंशन अमाउंट। आगे बढ़ें दोस्तों, बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल जो पेंशन सिस्टम है 2004 से ऑनवर्ड मार्केट लिंक एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। क्या है, मार्केट लिंक्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। जो यूपीएस है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसको कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 2025 को। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है कब आई थी, 1 अप्रैल 2025 को इंट्रोड्यूस एज ऑप्शन अंडर द एनपीएस विद एश्योर्ड पे आउट। क्या ऑप्शन की तरह से लॉन्च किया गया था। टिल जुलाई 20, 2025 31,555 एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर यूपीएस। 31,000 जो 555 जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने क्या किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या किया, ऑप्ट किया है। लास्ट डेट टू इनरोल इन ओपीएस
सितंबर 30, 2025। और जो दोस्तों यूपीएस है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर के। रूल्स ऑफ स्विचिंग क्या है, कौन कौन इसको स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मैंने ऑप्ट किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके अंदर मैं इनरोल हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाउड ओनली वंस। जैसा पता होगा, अगर मैंने यूपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम में स्विच कर दिया तो मैं दोबारा से सिर्फ एक ही बार हो सकता है, मैं फिर नेशनल पेंशन सिस्टम का ही पार्ट रहूंगा। तो अलाउ ओनली वन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम नॉट लेटर देन द 1 year बिफोर द सुपरनेशन, 3 month बिफोर द वॉलंटरी रिटायरमेंट। हम 3 महीने पहले ले सकते हैं अगर हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट है, या हम एनी टाइम ले सकते हैं नॉट लेटर देन 1 year बिफोर द सुपर एन्युएशन। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जो स्विचिंग है यूपीएस का और एनपीएस का। ये क्या करेगा दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा एम्प्लॉय का हु रिग्रेट यूपीएस चॉइस। क्या करेगा ये जो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। मान लो किसी एम्प्लॉय ने क्या किया, यूपीएस को ऑप्ट कर लिया, लेकिन वो इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने यूपीएस को ऑप्ट क्यों किया, हमें तो एनपीएस को ऑप्ट करना चाहिए था। तो क्या करेगा, एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और दूसरा बैलेंस करेगा सिक्योरिटी यूपीएस विद मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल। क्या मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल है उसको बैलेंस करेगा। और जो गवर्नमेंट टेस्ट है वायबिलिटी ऑफ यूपीएस विदाउट फोर्सिंग एम्प्लॉय परमानेंटली, तो उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो वो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ें, जो हमारा अगला आर्टिकल है और आज का दोस्तों हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज द लास्ट आर्टिकल। जैसा आपको दोस्तों पता होगा, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर क्या, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट क्या है, बिल लाई लोकसभा में, और वो बिल क्या हुआ, पास भी हुआ। तो इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है, क्या है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस एक्ट से पहले दोस्तों बहुत सारे ऐप देखे होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो ऑनलाइन गेमिंग पे क्या, गेमिंग से क्या है, बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो बर्बाद हो गया। यूथ को क्या आदत लग गई थी ऑनलाइन गेमिंग की, तो उसको सुधारने के लिए, यूथ को सुधारने के लिए ये क्या लाया गया है, ये ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन लाया गया है। तो दोस्तों बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड, तो हमें जैसे पता होगा दोस्तों 20 अगस्त 2025 में ये बिल जो है लोकसभा में पास हो गया और 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया। अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बिल क्या है, 20 अगस्त 2025 को तो लोकसभा में पास हो गया और 21 अगस्त को राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। और ये दोस्तों एक लॉ बन चुका है, एक एक्ट बन चुका है। अब ये कब बन चुका है, 22 अगस्त 2025 को, आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट, आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट ये अब एक एक्ट बन चुका है। अगर आगे बढ़ें दोस्तों, गवर्नमेंट डाटा क्या कहता है, व्हाट गवर्नमेंट डाटा, इंडियंस क्या है दोस्तों, 15,000 करोड़ साल में जो रियल मनी गेम्स होते हैं वो लॉस करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों इस लॉ को लाया गया, इस बिल को क्यों लाया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस बिल को इसलिए लाया गया, 15,000 करोड़ जो इंडियंस हैं, 15,000 करोड़ एनुअली क्या करते हैं, हारते हैं, लॉस करते हैं, अपनी जो रियल टाइम जो गेमिंग मनी है उसको क्या करते हैं, वो हारते हैं। रियल मनी गेम्स, रियल मनी जो गेम्स है, आरएमजीस है, उसको क्या करते हैं, लॉस करते हैं। हु आरएमजीस लिंक टू द कंपल्सिव बिहेवियर, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड सुसाइड। अब दोस्तों आरएमजी जो है, मान लीजिए 15,000 करोड़ जो है रियल टाइम जो गेमिंग है उसको लॉस कर रहे हैं,
उसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, उसकी वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, लोग सुसाइड करते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। और जो लोगों में क्या होता है दोस्तों, कंपल्सिव बिहेवियर आ जाता है, उनका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, बिहेवियर में बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो लोग। सबसे बड़ा रीजन ये है इस बिल को लाने का, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत होता है। आगे बढ़ें दोस्तों, कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग की कैटेगरीज क्या है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। हम कैटेगरी देखने की बात करें तो पहला जो है ऑनलाइन गेमिंग का जो टाइप है दोस्तों, या कैटेगरीज की बात करते हैं, ई स्पोर्ट्स गेम। ई स्पोर्ट्स गेम क्या होते हैं दोस्तों, आपने बहुत सारे क्या होंगे ई स्पोर्ट्स गेम्स को देखे होंगे, आप मोबाइल में देखते होंगे। रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंदर क्या किया गया है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। वो क्या होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, और जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्राइज मनी होती है वो मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है दोस्तों, GTA है, कॉल ऑफ ड्यूटी टूर्नामेंट है। तो ये कैसे हैं दोस्तों, ये हैं ई स्पोर्ट्स गेमिंग। अगर हम दूसरा बात करें तो सोशल गेमिंग क्या होती है दोस्तों, कैजुअल होती है और रिक्रिएशनल और एजुकेशनल होती है। फ्री टू प्ले गेम कैसे हैं ये दोस्तों, फ्री टू प्ले गेम है। सबसे खतरनाक गेमिंग कौन सी होती है दोस्तों, सबसे खतरनाक गेमिंग कौन सी होती है, सबसे खतरनाक गेमिंग होती है रियल मनी गेमिंग। क्या है, सबसे खतरनाक होती है रियल मनी गेम्स, जो RMG बोलते हैं जिसे, जो रियल मनी गेम्स है सबसे डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए, सबसे ज़्यादा डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए। इसके अंदर क्या होता है, लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लोगों का कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। चलिए हम देखते हैं जो रियल मनी गेम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन्वॉल्विंग फी और स्टेक। इस गेम के अंदर क्या होता है दोस्तों, फी और स्टेक होता है। मान लीजिए कोई भी गेम हो जो रियल मनी गेम है, उसमें क्या है, आपको फ़ी देनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी गेम खेलना है, मान लिया आपको शुरू में 100 रुपये लगाने पड़े, फिर हार गए, फिर आप 100 रुपये, ऐसे करके आप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए क्या है आप गेम्स में बर्बाद कर देते हैं। तो क्या होता है, विनिंग इन कैश एंड कन्वर्टेबल क्रेडिट्स। आप क्या कहते हैं, आप कैश में वो जो पैसे हैं वो कैश में जीतते हैं, और किस में कन्वर्टेबल किस में होते हैं दोस्तों, क्रेडिट में। जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, जो फैंटेसी क्रिकेट हो गए, जितने भी फैंटेसी जो क्रिकेट के जितने भी गेम है वो रियल मनी गेम है। ये बहुत डेंजरस गेम है यूथ के लिए, तो इन गेम्स को अवॉइड करें, इस गेम्स को बिल्कुल भी आप खेलें ना, और इससे दूर रहें, बिकॉज आप इससे क्या है, आपके बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्ट प्रमोट्स ई स्पोर्ट एंड सोशल गेमिंग। जो एक्ट जो है दोस्तों किस चीज़ को प्रमोट करता है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग को प्रमोट करता है और सोशल गेमिंग को। लेकिन RMG को बैन किया गया है और देयर एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया है। जो एक्ट है 2025 में जो दोस्तों 2025 में आया, वो क्या क्या करता है, वो ई स्पोर्ट्स को क्या कर रहा है, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, और जो सोशल गेमिंग है उनको प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो रियल मनी गेमिंग है उनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, एंड देयर एडवर्टाइजमेंट, उनके एडवर्टाइजमेंट को भी बैन कर दिया है। अगर हम की प्रोविज़न देखें इस एक्ट के, जैसा मैंने बताया, जो रियल मनी गेमिंग है उनको बैन कर दिया है, जो ई स्पोर्ट जो गेमिंग है दोस्तों, और जो कैजुअल गेमिंग है उनको क्या किया है, उनको जो सोशल गेमिंग है या कैजुअल गेमिंग है उनको क्या किया, उनको रिकॉग्नाइज किया है। तो बैन ऑन RMG स्किल एंड चांस डिस्ट्रिक्शन, रिमूव ऑल RMG प्रोहिबिटेड। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जो RMG गेम था वो उनको कहा जाता था ये स्किल और चांस का गेम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर दिस एक्ट सारे जो RMG जो गेम्स हैं उनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। पेनल्टीज क्या है दोस्तों, व्हाट आर द पेनल्टीज, इसके अंदर क्या पेनल्टीज हो सकती हैं दोस्तों, ऑफरिंग और इंगेजिंग इन RMG जेल अप टू द 3 years एंड फाइन अप टू द 2 crore।
अगर किसी को भी पाया गया जो आरएमजी खेल रहा है रियल मनी गेम में इन्वॉल्व है, तो दोस्तों एक तो उसको 3 साल की सज़ा होगी तो होगी, लेकिन उसको उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? फाइन अप टू द 1 करोड़, 1 करोड़ का उसको जुर्माना देना होगा। और एड्स फॉर आरएमजी, और मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आप रियल मनी गेम पर ऐड चला रहे हैं तो उसकी क्या सजा है दोस्तों? जेल अप टू द 2 ईयर, फाइन अप टू द 50 लाख। मान लीजिए आप रियल मनी जो गेम्स हैं उस पर ऐड चला रहे हैं तो आपको कम से कम 2 साल की सजा होगी और 50 लाख का आप पर जुर्माना लगेगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल जो बैन चीज़ है, जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, जो रियल मनी गेम्स है, उसको दूर रहें उससे, उसके बिल्कुल ना ऐड चलाएं और ना उसमें इन्वॉल्व हों। बिल्कुल इन्फोर्समेंट क्या है? व्हाट इज द इन्फोर्समेंट? इसको कौन इन्फोर्स कर रहा है दोस्तों? इसको इन्फोर्स कर रहा है सर्टेन टू ब्लॉक इलीगल ऐप, इंटरपोल में असिस्ट फॉर ऑफशोर ऑपरेशन। जो सर्टेन है दोस्तों, जितने भी इलीगल ऐप हैं उनको क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया है। ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल अंडर द BNSS 2023। ऑफेंसेस क्या है दोस्तों? ये जो ऑफेंस है दोस्तों कॉग्निजेबल भी है एंड नॉन कॉग्निजेबल। ये जो ऑफेंस है दोस्तों कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। कैसा है? ये जो ऑफेंस है दोस्तों, एक तो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल, और नॉन वेलेबल है। आपके अंदर, आपको इसके अंदर वेल भी नहीं हो सकती, नॉन वेलेबल है अंडर द BNS 2023। प्लेयर नो पीनल एक्शन कोडिफाइड। क्या है? नो पीनल एक्शन कोडिफाइड। रेगुलेटर कौन है? गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी फॉर रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स। तो रेगुलेटर क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट क्या करेगी? एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी। वो क्या करेगी? इसको रेगुलेट करेगी, ऑफ रजिस्ट्रेशन करेगी जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं। आगे बढ़ें। अच्छा, रैशनल फॉर द एक्ट। तो दोस्तों इसके ये एक्ट लाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ा जो इस एक्ट लाने का जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है एक्ट लाने का दोस्तों, आपको पता होगा जो रियल मनी गेम्स होता है उसके अंदर क्या है, इसमें लत लग जाती है। आपने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया, फिर आपने 200, 300, ऐसे क्या होता है आप लाखों रुपए में, आप जो लाखों और करोड़ रुपए में, आप लाखों में और करोड़ों में क्या चले जाते हैं? डेट में चले जाते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है दोस्तों? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है। आप और लोग सुसाइड करने लगते हैं, और क्या होता है? उनका कंपल्सिव बिहेवियर निकलने लगता है, कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, इरिटेशन रहता है आपको लाइफ में। तो इसकी वजह से क्या है? बहुत ज़्यादा यूथ बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? 15,000 करोड़। कितना? 15,000 करोड़ एनुअली क्या है यूथ इसमें लॉस हो रहे हैं। यूथ क्या कर रहे हैं? इसमें हार रहे हैं 15,000 करोड़। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? यूजर प्रोटेक्शन, सुसाइड, एडिशनल मैनिपुलेशन ऑफ एल्गोरिदम। इसकी वजह से क्या है? ये एक्ट लाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी क्या है? एलिगेशन ऑफ टेरर, फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग बिया पोर्टल। अब जैसे जितने भी ऐप हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, जितने भी जो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग है, जो रियल मनी गेम्स हैं, उन पर ये एलिगेशन लगाया जाता है ये जो ऐप हैं उनके थ्रू क्या हो रहा है? फंडिंग हो रही है। किसको फंडिंग हो रही है? जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिज्म को जो फंड करते हैं, या जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए क्या की जाती है? इन ऐप से फंडिंग की जाती है। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो निकल कर आता है। अगर हम बात करें दोस्तों रेवेन्यू कंसर्न की बात करें, अगर हम रेवेन्यू कंसर्न की बात करें तो जीएसटी का इवेजन हुआ है, 30,000 करोड़ का टैक्स फ्रॉड होता है और चाइनीज स्कैम एक्ट। अगर हम रेवेन्यू कंसर्न की बात करें दोस्तों, 30,000 करोड़ का टैक्स इवेजन होता है इसमें, और टैक्स फ्रॉड होता है, और जो चाइनीज ऐप हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइनीज स्कैम ऐप्स। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है दोस्तों? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्लोज लूप होल्स, बॉट्स, ऑफशोर ऑपरेटर्स, ओपैक एंड एल्गोरिदम। नेक्स्ट
हम समझने की कोशिश करते हैं जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो फैंटेसी ऐप है या रमी जो ऐप है, तो वो क्या है दोस्तों, स्किल बेस्ड ऐप है, गैम्बलिंग नहीं है, जो वो क्या है, वो स्किल बेस्ड ऐप है, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। पहला कहा था, कैसे कहा था, रमी बेस्ड एंड फैंटेसी ऐप स्किल बेस्ड नॉट गैम्बलिंग ऐप, वार्न अगेंस्ट द इनसेंसिटिवाइज्ड अरेस्ट अरनेश कुमार केस। तो अरनेश कुमार केस में ऐसा कहा गया था। अगर हम जीएसटी इशू की बात करें, जो जीएसटी इशू आया था 2023 में, तो दोस्तों जीएसटी इशू आया था 2023 में, तो उसमें कहा गया था जितना भी जो है, तो जीएसटी इशू आया था 2023 में, कहा गया था 28% जीएसटी, 28% जीएसटी क्या दिया, जीएसटी दिया जाता है जो डिपॉजिट अमाउंट होता है, 28% जीएसटी ऑन फुल डिपॉजिट, 28% जीएसटी ऑन फुल डिपॉजिट, SC ग्रांटेड इंटरिम स्टे, 28% तो डिपॉजिट पर होता है जीएसटी, और SC ने क्या है, एंटरिम स्टे लगाया था। करंट बिल क्या है दोस्तों, करंट बिल क्या है, बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं करता, ना स्किल में ना चांस में। करंट बिल बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं करता है, ना स्किल में और ना चांस में। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ये राइट टू ट्रेड को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्रिटिक्स कह रहे हैं ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज जी राइट टू ट्रेड को क्या करता है, वायलेट करता है। आगे बढ़े, अब हम कैटेगरीज देख लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कैटेगरीज, लेकिन मुझे लगा आपको कैटेगरीज बताने की बहुत ज़रूरत है। ई स्पोर्ट्स क्या होते हैं, सोशल गेमिंग क्या होते हैं, और रियल मनी गेमिंग क्या होते हैं, और जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग है और सोशल गेमिंग है उनको बैन नहीं किया गया। इस एक्ट ने उनको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है, और जो आरएमजी हैं उनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ई स्पोर्ट्स क्या है दोस्तों, रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो अभी आया है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव हो गए, परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी होते हैं, जैसे ग्रांड थेफ्ट, ऑटो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी होती है। सोशल गेमिंग कौन से होते हैं, व्हाट आर द सोशल गेमिंग, सोशल गेमिंग होते हैं कैजुअल और रिक्रिएशनल, और जो एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी गेमिंग होते हैं, कैजुअल हो गए, रिक्रिएशनल हो गए, यूजली फ्री टू प्ले, यूजली क्या होते हैं, इनको फ्री में खेला जाता है। पजल गेम्स हो गए, जितने भी आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी पजल्स गेम होते हैं वो सोशल गेमिंग होते हैं। फार्म साइमुलेशन होते हैं, वो भी सोशल गेम होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आरएमजी गेम, रियल मनी जो गेम है, बहुत डेंजरस हो रहे हैं यूथ के लिए। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए क्या हो रहे हैं दोस्तों, वो गवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इन्वॉल्विंग फी और स्टेक। जब भी इन गेम्स में आप शुरू करते हैं तो आपको कुछ फी डिपॉजिट करनी पड़ती है। विनिंग इन कैश, जो पैसे मिलते हैं कैश में मिलते हैं, या कन्वर्टेबल क्रेडिट होते हैं। रमी हो गया, पॉकर हो गया, या फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ये सारे गेम हो गए दोस्तों। कंसर्न और क्रिटिसिज्म देखते हैं दोस्तों, इसके कंसर्न क्या है। अगर हम इसके दोस्तों कंसर्न की बात करते हैं, इसके कंसर्न क्या है, इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री को, जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 लाख से जो ज़्यादा जॉब्स हैं दोस्तों, 2 लाख से जो ज़्यादा जॉब हैं वो खो देंगे अपनी। 2 लाख से ज़्यादा जो जॉब कर रहे हैं उनको लॉस होगा दोस्तों। 400 से ज़्यादा जो फर्म है ऑनलाइन गेमिंग में वो बंद हो जाएंगी। कितनी, जो 400 से ज़्यादा फर्म है वो ऑनलाइन गेमिंग में वो बंद हो जाएंगी दोस्तों। ये इंडस्ट्री को क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है, लीगल कन्फ्यूजन जो है दोस्तों, लीगल कन्फ्यूजन जो है, सेंटर और स्टेट्स के जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पर क्या है, लीगल कन्फ्यूजन है। स्टेट लिस्ट में क्या है, बैटिंग और जो गैम्बलिंग है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ना कि यूनियन लिस्ट में आता है। तो एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि स्टेट इस लॉ को कैसे लेती है, सबसे बड़ा
कंफ्यूजन है। बाईपासिंग द बैन, अगर दोस्तों बैन कर दिया है लेकिन इसको बाईपास कैसे किया जा सकता है? बाईपास किया जा सकता है बीपीएन, बीपीएन के थ्रू क्या है वो बाईपास कर सकते हैं, ऑफशोर सर्वर्स बना सकते हैं, ऑफशोर सर्वर्स के थ्रू, और जो इनफॉर्मल कैश प्ले है वो हो सकता है इससे। और ये टॉपिक दोस्तों किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा आज का द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।